welcome. We only have 73 participants. Should we wait? और बच्चे ज्वाइन कर लें तो हम स्टार्ट करते हैं. We'll wait for a few minutes. Yesterday we finished the hip joint. आज हमने अप्लाइड करनी है ग्लूटियल रीजन, पोस्टीरियर थाई एंड हिप जॉइंट. अप्लाइड आपकी खत्म हो जाएगी तो बाकी जो है the rest of the topics will be revised. Tomorrow we don't have a lecture, Friday and Saturday. तो आपने कहा था न्यूरोवास्कुलेचर रिवाइज करनी है, we will do that also. और कोई चीज़ है तो बता दें, वो फिर रिवाइज कर लेंगे. बट मसल्स तो आपके साथ हो गई है रिविजन, मेरे ख्याल डॉक्टर हिबा ने की है. तो इस लेक्चर के एंड में आई विल शो यू द पिक्चर्स यू हैव टू ड्रॉ. डायग्राम्स जो आपने बनाने हैं वो सबके मुझे अभी भी नहीं आ रहे. बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया. कुछ बच्चों ने ये वाली सब स्टेज भी नहीं दी. मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं आ रहे रोल नंबर्स. मैं आपको बता दूंगी रोल नंबर्स. बहुत सारे बच्चों ने क्यों नहीं दी सब स्टेज. एक बच्चा है उसने एमसीक्यू दिए, एससीक्यू नहीं दिए. सो आप ट्राई करें कि आपकी ये जो है assessments in the form of sub stages ये आप complete करें, because they are going to contribute towards your internal assessment जो होती है जाएगी. आपको पता है आपकी डेट भी आ गई है. आई डोंट नो अब वो सही है कि नहीं. डेट हैज बीन पोस्टेड इन द यूएचएस. एक फॉर्म में आई है. अब आई डोंट नो कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, बट 1 जनवरी से प्रोबेबली एग्जाम्स हैं. सो इंटरनल असेसमेंट तो आपकी उससे पहले जाती है. इंटरनल असेसमेंट जो होती है दैट इज ऑल बेस्ड ऑन योर असेसमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें हमारी एनाटमी में आपको पता है अब स्टेजेस होती हैं, बाकी ग्रैंड टेस्ट होते हैं एम्ब्रियोलॉजी के और हिस्टोलॉजी के. सो यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि ये फिर ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करेंगे. तो अभी तक बच्चे सीरियस नहीं है, उसी तरह कॉपी पेस्ट करके मुझे आंसर्स नजर आ रहे हैं. तो कोशिश करें कि आप पढ़ें और अपने वर्ड्स में आंसर करें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड. तो एक और मिनट इंतजार कर लेते हैं. अब ये बच्चे हमारे पास आए नहीं है. 89. सो ट्रोकेंटेरिक स्किल बर्साइटस में शुरू कर देती हूँ. ये मैंने वी आल्सो mentioned, I also mentioned this yesterday. Bursa, what is a bursa? Bursa is a sac of synovial membrane, occasionally present, containing synovial fluid, obviously, present where is there's a lot of friction between two structures. अब ये bursa, these two structures can be two muscles, can be between tendon and a bone, can be between a bone and the skin. So कहीं भी between two structures when there is, okay, maximize करती हूँ, when there is a lot of friction, you can see the presence of bursa. Sometimes these bursa are present congenitally, and sometimes they may um, appear later on in life due to excessive friction. So trochanteric bursitis, trochanter में आपको पता है greater trochanter जो है फीमर का, superficial to that greater trochanter, the superior fibers of gluteus maximus, they pass from the iliac region and they have to insert onto the iliotibial tract. अब ये superior जो fibers होते हैं they cross the greater trochanter. अब आपने ये देखना है कि बर्साइटस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बर्सा. नॉर्मल तो बर्सा वहां प्रेजेंट है, फ्रिक्शन मिनिमाइज कर रहा है जब भी मूवमेंट हो रही है, बट जब व्हेन देयर इज एक्सेसिव मूवमेंट ऑफ दोज फाइबर्स ऑन टॉप ऑफ द ट्रोकेंटर, दिस लीड्स टू इन्फ्लेमेशन. अब एक्सेसिव मूवमेंट्स यहाँ किसकी होगी? ग्लूटियस मैक्सिमस के फाइबर्स है. ग्लूटियस मैक्सिमस की ज्यादा, इसकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज्यादा कब होती है? व्हेन द पर्सन इज रनिंग, या बहुत ज्यादा इसकी स्टैंडिंग जो पोजीशन है उसमें बहुत ज्यादा इसकी मूवमेंट्स है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन बहुत ज्यादा हो रही है हिप जॉइंट की, ठीक है, एक्सटेंशन कराता है ये.
ग्लूटियस मैक्सिमस की। तो ऑब्वियसली इसकी मूवमेंट जब ज्यादा होगी तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो इट इज गोइंग टू कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द बर्सा विच इज प्रेजेंट। तो सुपीरियर जो फाइबर्स होते हैं व्हेन दे आर क्रॉसिंग द ग्रेटर ट्रोकेंटर, यहाँ पे ज्यादा इसकी जो है वो इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है। एंड पॉइंट टेंडरनेस का क्या मतलब है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट, वाई, बिकॉज वहाँ ग्रेटर ट्रोकेंटर का जो एरिया है वहां पे जो इन्फ्लेमेशन होगी तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू कॉज पेन एट दैट एरिया। तो इन्फ्लेमेशन वहां पे होगी, वहां पे पेन होगी वहां पे, दैट इज द पॉइंट, तो इट इज कॉल्ड द पॉइंट टेंडरनेस। So that is the point where it is going to cause pain. So trochanteric bursitis is generally when the patient is वॉकिंग, रनिंग एक्सेसिव जब इसकी होती है तो यहाँ पे होती है, पेन हो जाएगी और बर्साइटिस हो जाएगा, ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस। स्किल बर्साइटिस इसका पोजीशन ऑपोजिट है पेशेंट की, बिकॉज यू सिट ऑन द इस्कियम, स्किल बोन इज पोस्टीरियरली लोकेटेड, स्किल ट्यूबरोसिटी होती है वहां पे। तो सिटिंग पोस्चर में, ये कल भी आपसे बात की थी कि सिटिंग पोजीशन में ज्यादा मूवमेंट हो रही है, जिस तरह साइक्लिस्ट होते हैं तो उनमें ज्यादा मूवमेंट हो रही है, तब वहां पे बर्सा जो है वो स्किल बर्सा इज नॉर्मली प्रेजेंट, बट ड्यू टू एक्सेसिव मूवमेंट्स it leads to inflammation of the bursa and this is called the scale bursitis। तो अगर इनका डिफरेंस पूछा जाए, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, तो trochanteric bursitis develops when the patient is running or walking a lot और बहुत ज्यादा इसकी मूवमेंट ऑफ upper superior fibers of gluteus maximum takes place। ट्रीट बर्साइटिस, यस ऑफ कोर्स, बर्स इन्फ्लेमेशन जो है जो उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से ट्रीट किया जाता है। ओके, स्किल बर्साइटिस जो है ऑन द कॉन्ट्ररी, इसमें क्या होता है, when the person is sitting और तब मूवमेंट ज्यादा हो रही हो तब स्किल बर्साइटिस डेवलप हो जाता है। ओके, हैमस्ट्रिंग इंजरीज, हैमस्ट्रिंग्स कौन से हैं आपके? 3 हैमस्ट्रिंग्स हैं, बाइसेप्स फ्यूमोरस है, सेमी टेंडनोसिस है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस है। इनकी इंजरीज जनरली डेवलप होती हैं एथलीट्स में, प्लेयर्स में, और हैमस्ट्रिंग इज अटैच्ड टू स्किल ट्यूबरोसिटी और बिलो इट इज अटैच्ड, जो डिस्टल इनकी अटैचमेंट है बाइसेप्स फीमोरस जो है वो लैटरली अटैच होता है, ठीक है, फिबुलर हेड पे, और जो सेमी टेंडनोसिस है वो मिडिल साइड पे अटैच होता है, जो टिबिया के अपर पार्ट में जो पेस एंड सेरेनस हमारा बन रहा होता है। और सेमी मेम्ब्रेनोसिस जो है उसकी आपको पता है कि उसकी अटैचमेंट भी टिबिया के साथ एक है, और दूसरी अटैचमेंट दूसरा जो उसकी कंटिन्यूएशन होती है फॉर्म्स द पोप्लिटेल लिगामेंट विद इन द जॉइंट। सो ये इंजरीज जो है मोस्टली डेवलप करती हैं ड्यू टू एक्सेसिव एक्सटेंशन ऑफ द नी। जब ये एक पिक्चर भी आपकी बुक में बनी हुई है, अच्छा आपकी बुक में बनी है, आप देख लें, उसमें ये है कि एक्सेसिव एक्सटेंशन हो रही है एथलीट्स में, जिस तरह स्पेशली तो स्किल रीजन में सवियर, कई दफा तो ऐसे होता है कि यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, एपिफ जहाँ का जो बोन है वो इट टेयर्स ऑफ। ये आपको मैंने बताया हुआ है कि जब एक्सेसिव ट्रैक्शन होती है टेंडन के ऊपर तो पार्ट ऑफ बोन में आल्सो टेयर अलोंग विद द टेंडन, ठीक है। तो ये हैमस्ट्रिंग इंजरी ज्यादा प्लेयर्स में डेवलप होती है और फिर लीड्स टू सिवियर पेन। दूसरा आ जाता है इंजरी टू सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इसमें सुपीरियर ग्लूटियल नर्व जो है दैट सप्लाइज द ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस एंड मीडियस। अब ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस जो है इनका क्या एक्शन है, दीज टू मसल्स सपोर्ट द अनसपोर्ट, जो आपकी व्हेन यू आर स्टैंडिंग विद वन लेग, स्टैंडिंग ऑन वन लेग, तो जो अनसपोर्टेड साइड है उसको ये सपोर्ट करते हैं, पेल्विस की अनसपोर्टेड साइड जो है उसको ये सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टैंडिंग ऑन योर राइट लेग, तो राइट साइड के जो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस होंगे वो लेफ्ट साइड को सपोर्ट करेंगे सो दैट इट डज नॉट सैग डाउन, ठीक है। तो क्या होता है, दिस इज द पिक्चर, दिस इज द नॉर्मल पोस्चर। ये इस पिक्चर में यू कैन सी लेफ्ट जो है लेग इट इज पिक्ड अप, जो राइट है इसका ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस एक्टिव होंगे और ये अनसपोर्टेड साइड को इट इज गोइंग टू, दे आर बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू प्रिवेंट द सैगिंग ऑफ द ऑपोजिट साइड, ठीक है, सैगिंग ऑफ द अनसपोर्टेड साइड।
अगर ये एक्टिव नहीं होंगे तो अनसपोर्टेड साइड जो है वो सैग कर जाएगी नीचे. Now these two muscles are supplied by superior gluteal nerve. ड्यू टू एनी रीजन सुपीरियर ग्लूटेल नर्व की इंजरी हो जाती है, या भी हम आगे पढ़ेंगे पिरिफॉर्मस सिंड्रोम है, उसमें इसकी कंप्रेशन हो जाती है, तो दीज मसल्स आर गोइंग टू बी पैरालाइज. जब ये पैरालाइज होंगे तो ये अनसपोर्टेड साइड को सपोर्ट नहीं करेंगे और इट इज गोइंग टू सैग डाउन. दिस इज कॉल्ड द पॉजिटिव ट्रेंडलिनबर्ग साइन. पॉजिटिव ट्रेंडलिनबर्ग साइन क्या है? ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ gluteus medius and minimus of one side, they cannot support the pelvis of the unsupported side which sags downwards. ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव ट्रेंडलिनबर्ग साइन है, जो आपको अक्सर पूछा जाता है. तो इंजरी ऑफ सुपीरियर ग्लूटियल नर्व कैन अकर ड्यू टू मेनी रीजंस. सुपीरियर ग्लूटियल नर्व में क्या होता है कि प्रेशर जो है वो क्रिएट होता है ऑन द नर्व. तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व आती कहाँ से है? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व इज अ ब्रांच ऑफ सेक्टल प्लेक्सस एंड कम्स आउट थ्रू द ग्रेटर शियाटिक फोरामन. जो पिरिफॉर्मस मसल है उसके ऊपर से आती है. तो पिरिफॉर्मस मसल अगर किसी वजह से हाइपरट्रॉफी हो जाता है तो एक तो वो शियाटिक नर्व को बहुत ज्यादा कंप्रेस करता है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पिरिफॉर्मस सिंड्रोम. लेकिन ये बाकी जो स्ट्रक्चर्स विच आर कमिंग आउट ऑफ द ग्रेटर शियाटिक फोरामन उनको भी कंप्रेस कर सकता है ऑब्वियसली. तो वन ऑफ देम इज द सुपीरियर ग्लूटियल नर्व विच सप्लाइज द ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस. अब सुपीरियर ग्लूटियल नर्व किसको सप्लाई करती है? ग्लूटियस मिनिमस और मीडियस को करती है. और उनका काम क्या है? दे हैव टू सपोर्ट द unsupported side of the pelvis when the patient or the person stands on one leg. तो राइट लेग पे खड़े हैं, लेफ्ट जो है इट इज पिक्ड अप, राइट वाले जो होगी वो क्या करेगी कि वो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस लेफ्ट वाले को सपोर्ट करके उसको सैग करने से, उसको पुल डाउन करने से उसको बचाएगी. इट इज गोइंग टू कीप इट अपलिफ्टेड. अदरवाइज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट साइड द अनसपोर्टेड साइड पेल्विस जो है वो सैग कर जाएगी नीचे. और अगर इस तरह होता है तो दिस इज द पॉजिटिव ट्रेंडलिनबर्ग साइन. अब शियाटिक नर्व ब्लॉक किसी वजह से अगर ब्लॉक करनी पड़ जाती है, जनरली ये कोई इट इज नॉट अ वेरी कॉमन प्रोसीजर, तो अगर किसी वजह से हमें शियाटिक नर्व ब्लॉक करनी पड़ती है तो दिस इज नर्व ब्लॉक. हम क्या करते हैं? लोकल एक एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो हम इंजेक्ट करते हैं इन द नर्व एरिया. तो a few centimeters inferior to the midpoint of the line joining posterior superior iliac spine and superior border of greater trochanter. तो posterior superior iliac spine से greater trochanter तक अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बिल्कुल नीचे जो है वहां पे शियाटिक नर्व की पोजीशन है. तो वहां पे यू कैन इंजेक्ट अ लोकल एनेस्थेटिक और ये नर्व ब्लॉक हो जाएगी. शियाटिक नर्व सप्लाईज पूरी लेग के रीजन को सप्लाई करती है, फुट के रीजन को सप्लाई करती है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थाई को सप्लाई करती है. बिकॉज इट हैज टू ब्रांचेस, टिबियल भी है, कॉमन पेरोनियल भी है, आपने पढ़ लिया होगा. तो ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थाई से लेके पूरी लेग को, पूरे फुट को सप्लाई करती है. एंटीरियर थाई सिर्फ जो है वो फिमोरल नर्व करती है, और एक इसकी सेफनस जो आपको पता है क्यूटेनियस ब्रांच है, मिडिल साइड पे सप्लाई करती है. अदरवाइज बाकी जो लोअर लिम की जो लेग और फुट की ज्यादातर जो एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थाई की जो सप्लाई है दैट कम्स फ्रॉम द शियाटिक नर्व. इंजरी टू शियाटिक नर्व पिरिफॉर्मस सिंड्रोम की अभी हमने बात की. पिरिफॉर्मस सिंड्रोम में डेवलप होता है अगर कोई इंजरी हो जाए, बटक की रीजन में हो सकता है, या एक्सेसिव यूज है पिरिफॉर्मस का. सो दिस लीड्स टू हाइपरट्रॉफी ऑफ द पिरिफॉर्मस. जब हाइपरट्रॉफी हो जाती है पिरिफॉर्मस की तो क्या होता है? हाइपरट्रॉफी की मसल जो है मास इंक्रीज कर जाएगा उस एरिया में, एंड इट इज गोइंग टू लीड टू कंप्रेशन. अब कंप्रेशन जो है वो इस एरिया में जितने भी स्ट्रक्चर्स व्हिच आर कमिंग आउट फ्रॉम द ग्रेटर शियाटिक फोरामन पेरिफॉर्मस के साथ जो बाहर निकल रहे हैं उन सब की कंप्रेशन हो सकती है. एंड वन ऑफ देम इज द शियाटिक नर्व. और इसकी कंप्रेशन होगी तो जैसे मैंने आपको बताया, इट सप्लाइज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थाई, मसल्स को सप्लाई करती है. और फिर उसके बाद एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेग, लेग के सारे मसल्स को करती है, फुट के सारे मसल्स को सप्लाई करती है. प्लस जो इसकी कॉमन फिबुलर नर्व है उसके थ्रू ये एंटीरियर पार्ट ऑफ लेग
और जो फुट है उसकी भी सप्लाई करती है, एंड द सोल ऑफ द फुट ऑल्सो, जो सेंसरी सप्लाई है। सो मोटर सप्लाई के अलावा सेंसरी ब्रांचेस भी हैं इसके अंदर। सो ये सारी जो है दे आर गोइंग टू बी ब्लॉक्ड और ड्यू टू इंजरी। एक होती है नर्व, या तो कंप्रेशन हो सकती है या तो इसकी ये है कि कंप्लीट सेक्शन हो सकता है। तो सेक्शन शियाटिक नर्व का इतना कोई कॉमन नहीं है बिकॉज इट इज अ डीपर नर्व, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली कोई इंजरीज एक्सीडेंट्स में अगर में लीड टू सेक्शन ऑफ द नर्व, और कंप्रेशन तो पेरिफॉर्मल सिंड्रोम की वजह से होती है। तो कुछ भी हो जाए, इसकी सप्लाई जो है दैट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ थाई के मसल्स कौन से हैं? आपके हैमस्ट्रिंग्स हैं, लेग के मसल्स आगे आप जाके पढ़ेंगे, फुट के जो हैं सारे, उनको सप्लाई नहीं पहुंचती। इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन, इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन कल भी हमने बात की थी कि ग्लूटेस मैक्सिमस इज अ बिग मसल, और वहां पे आप आराम से अपना इंजेक्शन दे सकते हैं, एब्जॉर्प्शन भी बड़ी अच्छी होती है। तो सुप्रोलैटरल क्वाड्रेंट इज द एरिया वे यू अप्लाई द इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन। ये आपको नजर आ रही है इस डायग्राम में, दिस इज द शियाटिक नर्व गोइंग। तो इस शियाटिक नर्व को हमने प्रिवेंट करना है, इसके अपर एरिया में फिर हम लगाते हैं। सो व्हाट डू वी डू, हम ये जो है इसको 4 रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। ये दिस इज द सुप्रोलैटरल, सुप्रोमीडियल, इंफ्रोमीडियल एंड इंफ्रोलैटरल। तो सुप्रोलैटरल रीजन में हम अप्लाई करते हैं, और क्या करते हैं कि हम फिंगर जो एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन पे रखते हैं, अपनी इंडेक्स फिंगर, और जो मिडिल फिंगर है वो इलिक टुबर्कल पे आ जाती है, और इन दोनों के दरमियान देन वी अप्लाई द इंजेक्शन। और यहाँ पे वी नो दैट sciatic nerve is far inferior to this area, तो that nerve is protected। तो इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन हम यहाँ पे लगाते हैं, या सुप्रोलैटरल एरिया जो है वहां पे हम लगा देते हैं। तो ये तो आपका ये हो गया। अब मैं आपको डायग्राम्स अभी दिखा देती हूँ, क्योंकि दूसरी फिर हमने प्रेजेंटेशन दूसरी में लगाती हूँ हिप जॉइंट के लिए। ये डायग्राम जो आपने ड्रॉ करने हैं, एक तो ये है, दिस इज द सेक्रल प्लेक्सस की थोड़ी सी इसमें बताया जा रहा है, और दूसरा क्लूनियल नर्व्स इसमें आ रही हैं। तो ये डायग्राम आप बनाएं ताकि आपको सेक्टरल प्लेक्सस का भी थोड़ा सा पता चले। ये सारी इसकी सेक्टरल प्लेक्सस की ब्रांचेस आ रही हैं। दिस इज द sciatic nerve along with the posterior cutaneous nerve of thigh। ये आपको नजर आ रही है sciatic nerve bifurcate कर रही है into common fibular nerve and the tibial nerve। एक ये डायग्राम बनानी है, एक ये आपने डायग्राम बनानी है जिसमें आपके प्रोफंडा फेमरस है, और प्रोफंडा फेमरस जो है ये पोस्टीरियर व्यू है, तो प्रोफंडा फेमरस जो है उसकी परफरेटिंग ब्रांचेस जो है विच pierce the tendon of the quad adductor magnus and they pass posteriorly, और posterior को से curve होके they curve anteriorly, they pierce the lateral intermuscular septum and reach the lateral area। तो ये मीडियल से थ्रू पोस्टीरियर, पोस्टीरियरली होके ये आगे कर्व करेंगी ऑन द लैटरल साइड। तो ये सारी आपको पोस्टीरियर साइड की एक तो ये ब्रांचेस पता चल रही हैं, आर्टरीज पता चल रही हैं, प्लस यू कैन सी कि यहाँ पे एनास्टोमोसिस हो रहा है। ये एरिया जो है ये ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस का है। देन दिस एरिया इज ऑफ क्रूशिएट एनास्टोमोसिस जो हमने पहले पढ़ा था, और ये एनास्टोमोटिक चेन एक बनती जा रही है ये सारी परफरेटिंग आर्टरीज के साथ, एंड दिस द लास्ट वन देन communicates with the genicular anastomosis which occurs around the knee joint। तो ये पूरी chain of anastomosis है, ये कई दफा क्वेश्चन आ जाता है chain of anastomosis का। So the uppermost in this area is the trochanteric anastomosis, then comes the cruciate anastomosis, then comes the anastomosis between the perforating arteries। तो दिस गोज डाउन टिल द नी, और नी में फिर जाके जेनिकुलर एनास्टोमोसिस होता है। एक आपने ये डायग्राम बनानी है जिसमें ब्लड सप्लाई, एक मैं दिखा देती हूँ, सारी दोबारा दिखाऊंगी। सो वी हैव द ब्लड सप्लाई ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, और ये आप रेटिनाकुलर आर्टरीज नजर आ रही हैं जिसमें मीडियल सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी जो है वो रेटिनाकुलर आर्टरीज दे रही है। अब रेटिनाकुलर आर्टरीज का ये है कि जिस तरह स्नेल में लिखा हुआ है कि एंटीरियर साइड से जाती है मीडियल सर्कम्फ्लेक्स की, केएलएम में लिखा है कि पोस्टीरियर साइड से जाती है, बट जनरली रेटिनाकुलर आर्टरीज are branches of medial circumflex femoral, lateral भी दे सकती है, लेकिन most of them are from the medial circumflex femoral artery। और ये retinacular arteries देती हैं because retinacular, as you know, these are the fibers which are reflected fibers of the fibrous capsule of hip joint, and along with these reflected fibers the arteries pass towards the head and supply the head of the femur
and in the fracture neck of femur these arteries are ruptured leading to necrosis of the head of the femur. Okay, उसके बाद एक ये है, this shows the all the muscles which are surrounding the head of the femur and the neck of the femur. ये area जो है it is surrounded by muscles. तो hip joint की जो stability है that is more due to the ligaments surrounding the hip joint and the muscles which are surrounding this area. ठीक है. दूसरा, this is a very important diagram. This shows you how the greater and lesser sciatic foramen are formed. So this is this ligament, as you can see, posterior iliac, sacroiliac ligament, and this goes down, and it is as it goes distally, it is continuous with the sacrotuberous ligament. So this is the sacroiliac ligament, and this is going distally, continuous with the sacrotuberous ligament, which is passing from the sacrum towards the ischial tuberosity. ठीक है, एक तो ये होती है, दूसरी सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट है जो सेक्रम से लेके इलियक स्पाइन तक जाती है, एंड दीज टू टुगेदर create these two foramina which are greater sciatic foramen and lesser sciatic foramen. अब greater sciatic foramen जो है that communicates the pelvis with the gluteal region. ठीक है, ये this is the gluteal region. तो ये posterior view है ना, आपको anterior view देखें उसमें भी आपको नजर आएगा. पेल्विस से जो स्ट्रक्चर्स विच आर पासिंग टुवर्ड्स द ग्लूटियल रीजन वो यहाँ पे आएंगे, और जो लेसर sciatic foramen है, दिस इज communicating the gluteal region with the perineal area. This is the perineal area. So lesser sciatic foramen जो है that communicates the perineum with the gluteal region. ठीक है, so ये आपने बनाने हैं. So this is the last one. I think ये डायग्राम है, ये वाला डायग्राम 2, 3, 4, 5. तो ये 5 डायग्राम देख लें. नंबर्स अब आपको मैं नहीं बताती बिकॉज दे डू नॉट कोइंसाइड. ये जो आपके डिफरेंट है, मेरे ख्याल है आपके पास एडिशन, तो इस वजह से आई हैव टू शो यू दिस. अब मैं आपको दूसरा लेके जाती हूँ जो है हमारी ये वाला. तो इसमें कोई क्वेरी तो नहीं है अभी जो हमने किया है हिप जॉइंट वाला ये. अच्छा, अभी जो हमने अप्लाइड एनाटॉमी की है ग्लूटियल रीजन और इसकी, उसमें कोई क्वेरी तो नहीं है आई डोंट थिंक. हम चलते हैं एंड वी विल डू दी हिप जॉइंट की करनी थी. ये क्या मसला है? शेयर. ओके, आगे है ये आई डोंट नो इसमें ये फिर आपके क्यों नहीं आता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि दूसरी स्क्रीन शेयर करें तो आपकी चैट ही खत्म हो जाती है. I do want to communicate, but let's see. Okay, applied anatomy. अब हम करते हैं हिप जॉइंट की. हिप जॉइंट की जो applied anatomy है उसमें I'm trying to open this chat. I don't know why it's not opening. अच्छा, slideshow. Okay. What's the problem? ये क्यों नहीं शो होता?
ओके, सो आई मैनेज टू डू दैट। ओके, अब हमने करना है अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ द हिप जॉइंट। ठीक है, तो हिप जॉइंट में फिर गलत हो गया, ये क्या प्रॉब्लम है स्लाइड शो में? चलें जी, हिप जॉइंट की कर लेते हैं। तो अच्छा, पिछले जो मैंने आपको बताया फिगर नंबर, आई डोंट नो फिगर नंबर, आप अपनी बुक में देख लें, मैंने आपको डायग्राम्स बता दिए। अब ये जो है हिप जॉइंट की अप्लाइड एनाटॉमी, हिप जॉइंट की अप्लाइड एनाटॉमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि बाइपेडलिज्म है। व्हेन द ये ड्यूरिंग एवोल्यूशन एज द अब जिस तरह डार्विन की थ्योरी है एवोल्यूशन की, व्हाटएवर, जो फोर लेगेड क्रीचर्स थे, उसके बाद वी स्टार्टेड स्टैंडिंग, और वो कहते हैं कि जो लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है इट पासिस अ लिटिल इंटीरियरली टू द बॉडी प्लेन। अब लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है उसको हमने देखना है, और दूसरा ये है कि वेट बेयरिंग, वेट बेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपकी डायरेक्शन है एसिटेबुलम की, जो कैविटी है एसिटेबुलम की, डायरेक्शन इज लैटरली एंड अ लिटिल एंटीरियरली लोकेटेड, और जो नेक ऑफ फीमर है उसका, और जो आप देखें इन हेड एंड नेक ऑफ फीमर की जो है डायरेक्शन, दैट इज ऑब्वियसली लिटिल पोस्टीरियरली, ताकि इनकी कॉन्ग्रुएंट पोजीशन अटेन हो सके। अब इस कॉन्ग्रुएंट पोजीशन अटेन करने के लिए जो एंगल बनता है दोनों का, एंगल ऑफ वाइबर्ग जिसे कहते हैं, एक्सरे में हम देख सकते हैं उसको, this shows the degree to which the acetabulum overhangs the degree of femur. That means the degree to which um, it covers the head of the femur. uh, why is this important? This is important to show the stability of the hip joint. जितना वो कवर करेगा उतना वो स्टेबल होगा, ठीक है ना, हिप जॉइंट उतना ही स्टेबल होगा। दूसरी चीज क्या है कि इलियम इज इलियल, जो स्टेबुलम तीन बोन से बनता है ना, मैंने तीनों बोन्स जो है दे कंट्रीब्यूट टू द मेकिंग ऑफ द एसिटेबुलम। इलियम भी है, इस्कियम भी है, और पेल्विस। जो इलियम वाला पार्ट है, दैट the part form of acetabulum formed by the ilium that overhangs the head of the femur. तो that transmits the weight of the body towards the femur, और फिर वो फीमर में जाती है और लोअर लेग की तरफ चली जाती है। तो वेट ट्रांसमिशन, जो लाइन ऑफ ट्रांसमिशन है पेल्विस से जो आती है, it goes towards through the ilium and through the ilial part of the acetabulum to the head of the femur, और head से फिर वो shaft में जाएगी and onwards। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट कि कितना, हाउ मच acetabulum covers the head of the femur. So position इन दोनों की ऐसी है कि ये completely cover नहीं करता, ठीक है, acetabular labrum भी है, सब कुछ है, but it does not completely cover the head of the femur, especially anteriorly. तो anteriorly जो है वो थोड़ा सा इसका जो बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द फीमेल हेड एंड नेक वो पोस्टीरियर साइड पे चली जाती है, और आपने पहले भी देखा था कि इन दोनों के दरमियान टॉर्शन एंगल बनता है। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। दिस इज द एंगल ऑफ वाइबर्ग, जो वो दिखाते हैं कि दिस इज द एंगल प्लेन ऑफ स्टेबुलर रिम, और ये वर्टिकल है, एंड बिटवीन दिस वर्टिकल एक्सिस एंड द प्लेन ऑफ acetabulum rim, दिस इज द एंगल ऑफ वाइबर्ग। आई डोंट थिंक ये कोई ऐसी एग्जाम में मैंने तो कभी नहीं देखा आते हुए, बट पता होना चाहिए, किसी एमसीक्यू में आ जाए। दिस इज द एंगल ऑफ acetabulum, ठीक है, कंपेयर टू अम्ब्रेला इसलिए लिखा हुआ है कि देखें ये अगर इसका हैंडल है और ये दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द अम्ब्रेला, सो दिस इज लाइक द एन एक्सिस ऑफ acetabulum अम्ब्रेला की तरह आपको नजर आ रहा है, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ हेड एंड नेक ऑफ फीमर। इन दोनों के दरमियान ये एंगल बनता है, ठीक है। और एक एंगल है एंगल ऑफ टॉर्शन, जो आपने पढ़ा था, बिटवीन हेड एंड नेक ऑफ फीमर एंड बिटवीन दी ट्रांसवर्स प्लेन ऑफ एक्सिस बिटवीन द ऑफ द फीमेल कॉन्डाइल। तो ये फीमेल कॉन्डाइल का एक्सिस है, दिस इज द एक्सिस ऑफ हेड एंड नेक। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है, दिस इज द एंगल ऑफ टॉर्शन। ये आप एंगल्स याद कर लें कि कौन कौन से हैं, और ये वाला जो दूसरा एंगल है, सो ये दीज एंगल्स आर इम्पोर्टेंट जस्ट टू शो द वेट बेयरिंग of the lower limb, weight bearing parts, the parts of the lower limb which transmit weight
from the upper part of the body through the hip joint towards the lower limb. तो because lower limb is the weight bearing part, तो ये आपको axis of the body, line of gravity जो है that does not coincide with the axis of the vertical axis of the body, तो उसकी वजह से जो problems होती हैं वो ये angles जो develop होते हैं वो आपको बताए गए हैं इसमें. So इसमें सिर्फ ये आपको याद रखना है कि एंटीरियर पार्ट जो है वो थोड़ा सा एक्सपोज हो जाता है femoral head का because of the position of acetabulum and the femoral head. अदरवाइज जो है articular surface जो है femoral head की it is not completely covered by the acetabulum. So जब ये completely cover नहीं होता so ये stability तो थोड़ी सी reduce करेगा but this is going to help in the movement. जितना ज्यादा कवर कर देता है, ये तो आपको पहले भी हमने पहले में भी पढ़ा था कि जितना ज्यादा वो हेड को कवर कर लेगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी. जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी उतनी मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, उतनी मूवमेंट नहीं हो सकेगी. ठीक है. सो एंगल ऑफ वाइबर्ग क्या है, एक्सरे में हम इसको देख सकते हैं. ठीक है. और ये क्या है एंगल ऑफ वाइबर्ग में आपको ये दिखाती हूँ. ये देखें, दिस इज द पिक्चर. It is between the vertical axis and the axis of plane of acetabular rim. ये rim है acetabulum का, आपको नजर आ रहा है. And this is the axis of acetabular rim और vertical axis के दरमियान जो बनता है that is the angle of Weiberg. ये बुक में लिखा हुआ but I don't think कोई इतनी इसकी वो है, इतना questioning इसकी मैंने कभी नहीं देखी, ना कोई MCQ में देखा है. but you should know, आपके इसमें आया हुआ है joint के अप्लाइड एनाटॉमी में, तो आपको आना चाहिए. ओके, सर्जिकल हिप रिप्लेसमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट. सर्जिकल हिप रिप्लेसमेंट की हमने पहले भी बहुत दफा बात की है. इसमें क्या होता है, आई शो यू द दिस इज इट. दिस इज द प्रोस्थेसिस व्हिच इज यूज्ड. हिप रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि हिप बोन जो है वो रिप्लेस होती है. हिप रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि ये जॉइंट जो होता है हिप बोन, ये जो हिप जॉइंट है इसमें प्रॉब्लम होती है तो इसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है. ऑस्टियोमोर इसको हम कहते हैं. यू डोंट हैव टू रिमेम्बर दैट. इसमें क्या होता है कि अगर तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए, ये तो नॉर्मल आपको हिप जिस कार्टिलेज, आपको आर्टिकुलर कार्टिलेज नॉर्मल नजर आ रही है. ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि ये प्रोजेक्शंस बन जाती हैं. दिस इज इरोडेड अवे, द आर्टिकुलर सर्फेसेस आर इरोडेड. और उसमें क्या होता है कि ये प्रोजेक्शंस बन जाती हैं, बोनी प्रोजेक्शन. आर्टिकुलर कार्टिलेज सारी खत्म हो गई है इस तरफ से, और ये बोनी प्रोजेक्शंस जो है इनको हम कहते हैं ऑस्टियोफाइट्स. दे डेवलप. अब ये जो प्रोजेक्शंस होते हैं दे इम्पिंज ऑन द पेन सेंसरी एरिया के जो पेन रिसेप्टर्स, और फिर सीवियर पेन यहाँ पे डेवलप होती है ड्यूरिंग मूवमेंट. एक तो ये होती है कि इसकी वजह से ये जो हिप जॉइंट है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से खराब हो गया है. और इसमें क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, सीवियर पेन है, एडीमा है. और क्या होता है इसमें कि पेशेंट कैन नॉट मूव. जैसे ही मूवमेंट होती है उसमें सीवियर पेन डेवलप होती है. तो जब पेन डेवलप होती है तो ऑब्वियसली उसकी शुरू में तो ठीक है, चले एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स आपने दे दिए हैं, बट लेटर ऑन जब लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट शुरू होती है तो डिसेबिलिटी होती है. ज़ाहिर लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट होती है, पेशेंट कैन नॉट वॉक अबाउट प्रॉपर्ली, तो डिसेबिलिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है. अब ये इतनी ज्यादा जब हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं कि हिप को रिप्लेस कर देते हैं विद अ प्रोस्थेसिस. दैट इज कॉल्ड अ प्रोस्थेसिस. यानी हम एक आर्टिफिशियल हेड एंड नेक ऑफ फीमर डाल देते हैं. दूसरी चीज, एक तो हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस. दूसरी चीज क्या है, अगर यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है ड्यू टू एनी रीजन इन ओल्ड एज, जिस तरह हमने कहा था ऑस्टियोपोरोसिस होती है पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में, स्पेशली ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हेड फ्रैक्चर हो गया नेक ऑफ फीमर का. तो और फ्रैक्चर में क्या होता है, रेटिनल आर्टरीज जो है वो रप्चर हो गई हैं. हेड ऑफ फीमर इज नॉट गेटिंग द न्यूट्रिशन एंड द सप्लाईज, तो उसकी नेक्रोसिस हो जाएगी. जब हेड ऑफ फीमर ही खत्म हो गया तो जॉइंट तो खत्म हो गया. सो व्हाट डू वी डू, इस एरिया को क्लीन करके हम एक आर्टिफिशियल एक हिप जॉइंट बना देते हैं. तो दिस इज द सर्जिकल हिप रिप्लेसमेंट. और इसको करके तो फिर वो प्रोस्थेसिस डाल देते हैं, तो एक नया जो है वो सॉर्ट ऑफ हिप जॉइंट डेवलप करते हैं वहां पे. ओके, नेक्रोसिस ये तो हो गया ना ओल्ड एज में, ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गया या फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर हो गया.
नेक्रोसिस ऑफ फ्यूमरल हेड में डेवलप इन चिल्ड्रन ऑल्सो. बच्चों में क्या होता है कि मोस्टली अर्ली एज में जो ड्यू टू एनी फॉल कोई छोटी भी इंजरी अगर आ जाए एंड इट रप्चर्स दी आर्टरी सप्लाइंग द फीमोरल हेड. ठीक है. अब बच्चों में अगर नेक्रोसिस डेवलप हो जाए बिकॉज ऑफ रप्चर ऑफ द आर्टरी, और वो रप्चर कैसे होगी, कोई ये कोई रेयर डिजीज है बट आई हैव सीन अ पेशेंट ऑफ दिस डिजीज, यंग गर्ल्स और बॉयज यंग एज में 10-11. इनमें क्या होता है कि छोटी सी भी माइनर फॉल मे लीड टू दिस डिजीज. अब इसमें होता क्या है कि वही रप्चर हो गया आर्टरी, नेक्रोसिस हो गया फीमोरल हेड का. जब नेक्रोसिस हो जाता है तो यहाँ पे लेग की शॉर्टनिंग हो जाती है. सो दैट लेग इज शॉर्टर देन द अदर लेग. अब फिर क्या होता है कि ऑब्वियसली कि वो फिर बच्चा जो है वो उसकी वॉकिंग जो है वो ठीक नहीं होती. एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड द पर्थीज डिजीज. अब इसमें ट्रॉमा इन्वॉल्व है तो ट्रोमेटिक डिसलोकेशन हिप जॉइंट की हो जाती है. डिसलोकेशन क्यों हो जाती है? क्योंकि नेक्रोसिस हो गया है हेड का, तो वो ऑब्वियसली उसकी डिसलोकेशन हो जाएगी. तो नेक्रोसिस जब हो जाती है तो उसको हम कहते हैं पर्थीज डिजीज. इसमें हम फिर क्या करते हैं कि इसको हम, इसमें रिप्लेसमेंट नहीं होती. इसमें हम क्या करते हैं कि रेस्ट देते हैं इस जॉइंट को. जैसे ही हम इस जॉइंट को रेस्ट देते हैं, इसकी दोबारा आर्टरीज जो है वो फंक्शन करना शुरू कर देती हैं. आर्टरीज की रीजनरेशन होती है और इसकी सप्लाई नॉर्मल हो जाती है उस एरिया की, और ये फिर नॉर्मलसी जो है वो अटेन कर लेता है. तो इन दिस केस इन यंग चिल्ड्रन वी डोंट नीड टू डू सर्जिकल हिप रिप्लेसमेंट. इसमें हेड ऑफ फीमर जो है वो दोबारा डेवलप हो जाता है क्योंकि वहां पे एपिफिसिस अभी भी पड़ा है ना, तो उसकी वजह से डेवलप हो जाता है. और जल्दी अगर हम इसको डायग्नोज कर लें तो हेड जो है वो ठीक हो जाता है. कंप्लीटली नेक्रोज हो जाए फिर तो ऑब्वियसली बहुत प्रॉब्लम होती है. बट अगर बिगिनिंग में हम जल्दी इस डिजीज को डायग्नोज कर लें और इसकी जो है इसको हम रेस्ट दें इस जॉइंट को, तो क्या होता है कि नेक्रोसिस नेक्रोज्ड पार्ट जो है वो दोबारा से हील होना शुरू हो जाते हैं. वो पार्ट जो है दैट इज टेकन अवे, और फिर नया जो पोर्शन जहाँ पे नेक्रोसिस हो गई है वहां पे नई बोन डेवलप हो जाती है और नॉर्मलसी अटेन हो जाती है. ये हो गया पर्थीज डिजीज. देन वी कम टू द डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट. अब हिप जॉइंट की डिसलोकेशन जो है कंजेनिटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है. कंजेनिटल जो है डिसलोकेशन, अब बेबी जब बॉर्न होता है उसको हम एग्जामिन करते हैं, उसकी बहुत सारी चीजें एग्जामिन की जाती हैं टू सी एनी एबनॉर्मेलिटीज इन द बॉडी. ठीक है, कंजेनिटल एनोमलीज जो है आप पढ़ रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी भी, तो उसमें एक चीज क्या होती है कि हम हिप जॉइंट की डिसलोकेशन भी चेक करते हैं. उसमें चेक करने का क्या है, डिसलोकेशन क्यों होती है कंजेनिटल डिसलोकेशन? क्योंकि एसिटेबुलर रिम जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता. अब कंजेनिटली अगर नहीं डेवलप हुआ तो पेशेंट नहीं, हम बेबी कहेंगे, बेबी को हम उसकी हिप जॉइंट को वी फ्लेक्स इट अ लिटिल और फिर हम उसको एबडक्ट करते हैं और थोड़ा सा लैटरली रोटेट करते हैं. दिस इज द पोजिशन. आपको अगर याद हो, नहीं ओल्ड एज में डेवलप नहीं होता बिकॉज जो आर्टरीज हैं वो फिर रीजनरेट नहीं होती. और वी डोंट हैव, मतलब ये कि ओल्ड एज में तो इतना कोई एक बूढ़ा बंदा है उसके पास टाइम तो नहीं है कि वो रेस्ट दे और फिर उसको देखता रहे कि वो डेवलप होगा कि नहीं. वो उस एज में फिर रीजनरेट नहीं होती आर्टरीज वो ज्यादा. और दूसरी बात ये कि ऑस्टियोपोरोसिस होता है ना बोन में, तो बोन कितने की रीजनरेट, बोन ऑलरेडी जो है बोन्स वो ही खराब हो रही हैं तो रीजनरेट तो नहीं होंगी. सो वी वर टॉकिंग अबाउट डिसलोकेशन. कंजेनिटली डिसलोकेट इसलिए होता है बिकॉज वहां पे एसिटेबुलर रिम प्रॉपरली बनी हुई नहीं होती. अब बेबी को चेक क्या हम कैसे करते हैं, फ्लेक्स करते हैं हिप जॉइंट को, थोड़ा सा एबडक्ट करते हैं और लैटरली रोटेट करते हैं. दिस इज द पोजीशन विच इज द क्वाड्रूप पोजीशन. अगर आपको याद हो, दिस इज द पोजीशन वेयर देयर इज मैक्सिमम congruent position of the head of the femur with the acetabulum. ये हम अटेंड करने की कोशिश करते हैं ऑफ द बेबी. अगर ये हो जाता है दैट मीन्स हिप जॉइंट जो है वो उसकी डिसलोकेशन नहीं है. अगर ये नहीं हो पाती, if we cannot flex the hip joint, we cannot abduct it और laterally rotate, ये तीनों चीजें अगर नहीं होती बेबी में, that means it is congenitally dislocated joint. ठीक है, हम ये जो पोजीशंस हैं
इसके थ्रू हम क्या अटेन करते हैं, मैक्सिमम कॉन्ग्रुएंट पोजीशन ऑफ द फीमर, हेड ऑफ द फीमर विद द एसिटेबुलर कैविटी। तो ये अगर नहीं होती तो दैट इज द कंजेनिटल डिसलोकेशन। अब कंजेनिटल जब डिसलोकेशन होती है तब भी दैट साइड सैग्स डाउनवर्ड्स। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे लेग के एरिया में कि फिर गेट जो होती है वो हाई स्टेपिंग गेट हो जाती है, डिफिकल्ट होती है। अच्छा, दूसरी होगी अक्वायर्ड डिसलोकेशन। अक्वायर्ड डिसलोकेशन एंटीरियरली भी हो सकती है, पोस्टीरियरली भी हो सकती है। अब मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये होगी। अब इस पोजीशन में जिस तरह ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट है, पेशेंट इज सिटिंग विद द फ्लेक्स्ड हिप जॉइंट। अब नी जो है डैशबोर्ड को जाके जब ये स्ट्राइक करता है तो हेड ऑफ द फीमर गोज बैकवर्ड्स, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है कि ये पोस्टीरियर डिसलोकेशन हो जाए यहाँ पे। जब ये फीमर का लोअर पार्ट और नी जो है वो डैशबोर्ड को हिट करेगी तो फीमर का जो हेड है दैट इज गोइंग टू बी डिसलोकेटेड पोस्टीरियरली। अब पोस्टीरियर डिसलोकेशन में क्या होता है, पोस्टीरियर डिसलोकेशन, चल मैं आपको दोबारा पिक्चर ही दिखा देती हूँ। पोस्टीरियर डिसलोकेशन में क्या होता है कि जब पोस्टीरियरली जाएगी, हेड पोस्टीरियरली जाएगा तो इसकी इंक्लिनेशन जो है फीमर की लोअर पार्ट, द फीमर इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द मीडियल साइड, मीडियन प्लेन पे चला जाएगा, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है कि हेड ऑफ फीमर इज गोइंग पोस्टीरियरली और ये लोअर पार्ट जो है इसका it is going towards the medial side, so a little adduction is taking place। तो यहाँ पे जाके ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। थोड़ी सी मीडियल रोटेशन भी होती है और मीडियल साइड पे जाके ये फिक्स हो जाती है, ज्यादा मूवमेंट नहीं इसकी हो पाती। अब जब ये दूसरी बात ये कि जब ये पोस्टीरियरली डिसलोकेट होगा तो पोस्टीरियरली क्या स्ट्रक्चर है, मसल्स तो हैं ही हैं, लेकिन पोस्टीरियरली सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि शियाटिक नर्व है। तो पोस्टीरियरली क्या होता है कि ये शियाटिक नर्व को जाके हिट करती है और शियाटिक नर्व का डैमेज, कंप्रेस हो सकती है वो शियाटिक नर्व, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एंटीरियरली अगर डिसलोकेट हो जाए किसी वजह से, हाइपर एक्सटेंशन जो होती है, एक्सटेंशन पोजीशन अगर अटेन हुई भी है और उसमें जाके फिर इंजरी होती है तो हिप जॉइंट की क्या होगी, एंटीरियरली वो डिसलोकेट हो जाएगा। ये एंटीरियर डिसलोकेशन जो होती है ये इसमें इतना ज्यादा कॉमन नहीं है एंटीरियर डिसलोकेशन, तो लेकिन ये है कि एंटीरियर डिसलोकेशन हो सकती है बिकॉज इंजरी जो है किसी तरफ से भी ब्लो जो है इट मे लीड टू एंटीरियर डिसलोकेशन। एंटीरियर डिसलोकेशन जब हो जाती है तो फिर फीमर जो है वो एबडक्टेड पोजीशन में होगा, लेग की शॉर्टनिंग हो जाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि एबडक्शन होगी और लैटरल रोटेशन थोड़ी सी हो जाएगी और लेग की शॉर्टनिंग हो जाएगी। तो आप अगर डिसलोकेटेड अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो, लेग की शॉर्टनिंग है, देयर इज लैटरल रोटेशन एंड एबडक्शन, दैट मींस एंटीरियरली डिसलोकेटेड है। और अगर मीडियली आप देख रहे हैं कि एबडक्शन है लिम्ब की, लोअर लिम्ब की, तो दैट इज दी पोस्टीरियर डिसलोकेशन। एंड पोस्टीरियर डिसलोकेशन में शियाटिक नर्व डैमेज हो सकती है। एंटीरियरली अगर डिसलोकेट होता है तो एंटीरियरली आपकी फेमरल नर्व पड़ी है, दैट कैन बी डैमेज्ड। ओके, जीनो वैल्गम एंड जीनो वेरम। जीनो जनरली इज द टर्म अप्लाइड फॉर द नी जॉइंट, लेकिन यहाँ पे आपके हिप जॉइंट के साथ उसका दिया हुआ है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि ये क्यू एंगल, व्हाट इज क्यू एंगल, इसमें जीनो वैल्गम और वेरम में बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द स्ट्रेट लाइन ऑफ ग्रेविटी और this line of gravity also passes through the long axis or vertical axis of the tibia. So vertical axis of tibia makes an angle with the long axis of the femur, क्योंकि femur आपको पता है it is not straight in the leg, थोड़ी सी medial इसकी angulation है। तो long axis of femur makes an angle with the long axis of tibia और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है that is called the Q angle। अब नॉर्मल पोजीशन में क्या है कि क्यू एंगल जो है वो आपको ये नजर आ रहा है और जो टिबिया का अपर एंड है एंड द लोअर एंड ऑफ फीमर मेकिंग द नी जॉइंट, इन दोनों की आपस में कॉन्ग्रुएंट पोजीशन है। लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीजन ये जो है पोजीशन जो है वो नहीं रहती नॉर्मल और देयर इज अ गैप बिटवीन द अपर एंड ऑफ टिबिया एंड द लोअर एंड ऑफ फीमर, तो ये क्यू एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यू एंगल डिक्रीज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है और टिबिया का जो लॉन्ग एक्सिस है दैट इज, टिबिया का लॉन्ग एक्सिस इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द मीडियल साइड। ये लोअर एंड आपको नजर आ रहा है कि टिबिया हैज मूव टुवर्ड्स द मीडियल साइड, तो दिस इज कॉल्ड द जीनू वेरम। जीनू वेरम का मतलब क्या है कि ये क्यू एंगल जो है
ये डिक्रीज हो गया है दोनों का, और टिबिया हैज मूव टुवर्ड्स द मीडियल साइड। और अगर ये लैटरल साइड पे चला जाएगा तो क्यू एंगल जो वो इंक्रीज हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड द जीनो वैल्गम। सो in easy words, agar tibia, if the tibia direction of tibia is towards the medial side, the lower end, it is genu varum, and it if it goes towards the lateral side, the axis of tibia moves towards the lateral side, then it is genu valgum. ये हम जब नी ज्वाइन करेंगे तो दोबारा से कर लेंगे। इट इज कमिंग, ये टॉपिक इन्होंने बीच में दे दिया तो आई जस्ट थॉट कि आपको क्यू एंगल बता देना चाहिए। क्यू एंगल क्या होता है? ओके, रेफर्ड पेन फ्रॉम द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट को कौन कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है? फीमोरल नर्व कर रही है, ऑब्चुरेटिव भी कर रही है, ठीक है, शियाटिक भी कर रही है। सो ये जो इनकी जो रेफर्ड पेन है नी जॉइंट में भी जा सकती है, और फीमोरल नर्व आपकी मसल्स को सप्लाई करती है, सोएस इलियोसोएस को, जो आपकी बैक को भी बैक के साथ भी उनकी ओरिजिन है। सो आपकी वर्टेब्रल कॉलम की तरफ भी इसकी रेफर्ड पेन जा सकती है, बैक पे, लोअर बैक पे, एंड इट मे गोज टुवर्ड्स द नी जॉइंट आल्सो बिकॉज ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व। अच्छा, हिप जॉइंट स्टेबिलिटी इन ट्रेंडलनबर्ग की तो हम बात कर चुके हैं। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस में क्या होता है कि आर्थराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, ठीक है। सिंपल आर्थराइटिस बच्चों में भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन किसी वजह से हो सकती है, आप शायद आपने पढ़ा भी हो, रोमैटिक डिजीज होती है बच्चों में, उसकी वजह से भी आर्थराइटिस हो जाता है। तो आर्थराइटिस में अगर इन यंगर एज और इन दी ओल्डर एज, ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है वो ओल्डर एज में होता है, जिसमें ये कि कार्टिलेज जो है वो उसकी एब्नॉर्मेलिटी, इट वेयर्स ऑफ, वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा होती है कार्टिलेज की, और उसके साथ फिर पेन डेवलप होती है। अच्छा, अब आर्थराइटिस में क्या है कि मिनिमम पेन जो है वो कहाँ होती है? when hip joint is flexed, abducted and externally rotated. So this is the same position called rope position, जिसमें अगर रखे इस पोजीशन में तो हिप जॉइंट की आर्थराइटिस की पेन सबसे कम होगी। अब आर्थराइटिस में फिर आप क्या करते हैं कि उसको ऑब्वियसली पेन किलर्स देते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दी जाती है हिप जॉइंट की आर्थराइटिस में। ऑस्टियो आर्थराइटिस की हम बात कर चुके हैं, पेन है, स्टिफनेस होगी, एडीमा होगा, लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट्स होगी बिकॉज ऑफ इरोजन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज, और डिफॉर्मिटी होगी बिकॉज जो नॉर्मल पोजीशन है उसमें वो पेशेंट की हिप जॉइंट नॉर्मल पोजीशन पे नहीं होगा। it is going to be flex abducted and externally rotated। इस पोजीशन में पेन कम होती है, तो इस पोजीशन में पेशेंट अपना लिम्ब जो है वो रखता है। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस में देयर इज पेन, स्टिफनेस, एडीमा, लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट, डिसेबिलिटी। उसके बाद आ जाता है पेटेलर डिसलोकेशन। पेटेलर डिसलोकेशन में क्या है कि अब आप दोबारा अगर फीमर को देखें तो एक ये आप देखें फीमर को, सो इट इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। ये नॉर्मल अब पेशेंट है, ठीक है, एक मिनट, नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल बंदा है, पेशेंट नहीं कहना चाहिए। सो द वर्टिकल एक्सिस, लुक एट द वर्टिकल एक्सिस एंड लुक एट द एक्सिस ऑफ द फीमर। हमने ये देखा कि ये क्यू एंगल यहाँ पे बनता है, तो स्ट्रेट पोजीशन नहीं है फीमर की, द लोअर पार्ट इज अ लिटिल बिट ऑन द मीडियल साइड। अब इसमें क्या होता है कि एंगल ऑफ जो आपकी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ से पास कर रही है और इसका एक्सिस कहाँ से पास कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस पोजीशन ऑफ द फीमर, जो पुल है पटेलर, जो पटेला के ऊपर जो लिगामेंट है, लिगामेंटम पटेले जो है, वो पुल होती है लेटरल साइड पे, ठीक है। तो पुल लेटरल साइड पे जो है इसको फिर हमने बैलेंस करना होता है, क्योंकि लेटरल साइड पे जो, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द फीमर, जो लेटरल पुल होती है क्वाड्रिसेप्स फीमोरस की होती है, बिकॉज लिगामेंटम पेटेले जो है वो क्वाड्रिसेप्स फीमोरस का टेंडन है। तो जब लाइन ऑफ ग्रेविटी सीधी है तो वो पटेला तो उसके थोड़ा सा मीडियल पड़ा है, तो उसको लैटरल की तरफ पुल करता है। जब लैटरल की तरफ पुल करता है तो इसको काउंटर बैलेंस हमने करना है। काउंटर बैलेंस कहाँ से होता है? वास्टस मीडियालिस से। वास्टस मीडियालिस जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसको लैटरल जो डिसलोकेशन है उसको प्रिवेंट करता है। एक तो पावरफुल वास्टस मीडियालिस है, दूसरा
एंटीरियर प्रोजेक्शन ऑफ लैटरल फीमरल कॉन्डाइल है जो इसको प्रिवेंट करती है। थर्ड, डीप स्लोप ऑफ द लैटरल पटेलर फेसेट। पटेला का जो फेसेट है उसकी जो फॉर्मेशन है वैसी बनी होती है कि वो इसको डीप स्लोप है लेटरल साइड पे, तो ये प्रिवेंट करता है। एक वास्टस मीडियालिस जो है वो ज्यादा डेवलप होता है, उसके मसल फाइबर्स। तीसरा, लैटरल फीमरल कॉन्डाइल जो है वो दैट प्रोजेक्ट्स एंटीरियरली। तो क्या होता है, ये दो तीन चीजें जो है वो लैटरल डिसलोकेशन को प्रिवेंट करती हैं। लैटरल डिसलोकेशन क्यों होने के चांसेस हैं? बिकॉज लोअर पार्ट ऑफ द फीमर इज अ लिटिल मीडियली लोकेटेड एज कंपेयर टू द लाइन ऑफ ग्रेविटी। सो लैटरल पुल होती है ऑफ द क्वाड्रिसेप्स फेमोरस जो है वो पुल करता है बोन को लैटरली, पटेला को लैटरली। तो इसकी डिसलोकेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है कि वास्टस मीडियालिस पावरफुल हो जाता है, एंटीरियर प्रोजेक्शन है लैटरल फीमरल कॉन्ड्राइल की, और डीपर स्लोप है ऑफ द लैटरल पटेलर फेसेट। ये तीनों चीजें दीज आर नॉर्मल in a normal person, these are present in order to prevent the this lateral dislocation of the patella. अब अगर वास्टस मीडियालिस किसी वजह से कमजोर हो जाता है तो फिर पटेला की डिसलोकेशन लैटरली हो सकती है। पटेलोफिमरल सिंड्रोम, रनर्स नी, इसमें क्या होता है कि जाहिर है पेशेंट जो रनर है, रनर कौन होते हैं? एथलीट्स होते हैं ज्यादातर, जो उनकी जाहिर है यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, बार बार फ्लेक्शन एक्सटेंड हो रहा है नी। तो जो पटेला है दैट इज सेसमोइड बोन, और उसके इर्द गिर्द ये टेंडन है। तो दिस मे डेवलप रिपीटेटिव जो मूवमेंट्स होती हैं। माइक्रोट्रोमा क्यों होता है? माइक्रोट्रोमा क्या है कि छोटे छोटे बीच में ट्रोमेटिक एरियाज डेवलप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रिपीटेड मूवमेंट्स। फ्रिक्शन इतनी होती है, रिपीटेड मूवमेंट होती है, और इसकी वजह से वहां पे पेन होती है। तो पटेलोफेमरल सिंड्रोम इसे कहते हैं। दूसरी क्या है? डायरेक्ट ब्लो अगर लग जाए तो, और या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाए, तो इसकी वजह से पटेला जो है वो उसके अंदर माइक्रो ट्रॉमा होता है और वहां उस एरिया में पेन डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड द रनर्स नी। तो ये कुछ जो आपकी अप्लाइड एनाटॉमी की चीजें हैं रिगार्डिंग द हिप जॉइंट एंड द ग्लूटियल एंड द पोस्टीरियर थाई रीजन। तो थोड़ा सा हमारे पास टाइम है, अगर आपको इसमें से कोई चीज ना समझ आई हो या आप समझते हैं कि हमें रिवाइज करना चाहिए तो आप बता दें। तो अगर कोई प्रॉब्लम है। रनर्स नी क्या है? जब ड्यूरिंग रनिंग आप जाहिर है लोअर लिम्ब के सारे जो जॉइंट्स हैं दे आर एक्टिव, पर नी की पर्टिकुलरली जाहिर है वो वेट बेयरिंग एरिया में भी आ जाता है। तो नी की बार बार फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही है। तो जब नी की बार बार फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही है तो आपके क्वाड्रिसेप्स फीमोरस जो है दैट इज एक्टिव बिकॉज दैट कॉजेज द एक्सटेंशन ऑफ द नी। और पटेला जो है दैट इज प्रेजेंट इन द लिगामेंट। और यहाँ पे जब बहुत ज्यादा फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है तो माइक्रो ट्रॉमास में डेवलप, छोटे छोटे एरियाज जो हैं वो, इन एरियाज में ट्रोमेटिक एरियाज दे डेवलप इन दिस एरिया। और यहाँ पे पटेला के रीजन में, नी के रीजन में, और फिर यहाँ पे सीवियर पेन होती है। तो दैट इज पटेलोफेमरल सिंड्रोम एंड दैट इज कॉल्ड द रनर्स नी। अच्छा जी, इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन जो है दैट इज गिवन इन दी सुप्रोलैटरल क्वाड्रेंट ऑफ बटक। इसको हम चार हिस्सों में, क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करें तो सुप्रोलैटरल एरिया जो है वहां पे दिया जाता है इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन टू प्रिवेंट द इंजरी टू द शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व जो है वो उससे काफी नीचे होती है। या तो हम सुप्रोलैटरल आप क्वाड्रेंट कह सकते हैं, या फिर ये कहते हैं कि अगर आपने राइट हिप में देनी है तो लेफ्ट हैंड आप उसके ऊपर रखें एंड योर इंडेक्स फिंगर शुड बी एट द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और जो आपकी मिडिल फिंगर है वो होनी चाहिए इलियक टुबर्कल के ऊपर, और ये जो ट्रायंगल बनता है उसके अंदर आप इंजेक्शन देंगे तो दैट इज द राइट एरिया वेयर द इंजेक्शन मे बी गिवन सेफली। आप जो है शियाटिक नर्व को उसकी इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इंट्राग्लूटियल इंजेक्शन यहाँ पे दिया जाता है। पटेलर डिसलोकेशन में क्या है कि पटेल आपकी
डायरेक्शन ऑफ फीमर, जो एक्सेस है फीमेल शाफ्ट का, दैट इज मूविंग फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स एंड मीडियली। जब वो मीडियल साइड पे जाता है तो quadriceps femoris मसल जो है, जब वो एक्सटेंशन कराता है तो उसकी पुल जो है वो पेटेला को लैटरली डिसलोकेट कर सकती है। तो इस लैटरल डिसलोकेशन को प्रिवेंट करने के लिए बॉडी में क्या होता है, वास्टस मीडियालिस जो है वो पावरफुल होता है, इट इज मोर स्ट्रॉन्ग। लैटरल कॉन्डाइल जो है, फीमोरल कॉन्डाइल, इट इज प्रोजेक्टिंग मोर एंटीरियरली, ठीक है, वो इसको प्रिवेंट करता है। दूसरा, इसका जो फेसेट है, पेटेला का लैटरल फेसेट है, वो थोड़ा सा डीप होता है ताकि वहां पे डिसलोकेशन ना हो सके। तो ये 3 पॉइंट्स जो है ये प्रिवेंट करती हैं लैटरल डिसलोकेशन को, which may occur if vastus medialis is not that powerful। अगर वो वीक होना शुरू हो जाए किसी वजह से तो लैटरल डिसलोकेशन हो सकती है, ठीक है। और कोई चीज, और कुछ रह गया तो अच्छा, हमारी अप्लाइड एनाटमी तो ये खत्म हो गई है। इस वाला एंटीरियर पोस्टीरियर डिसलोकेशन, पोस्टीरियर डिसलोकेशन को ज्यादा कॉमन है, और पोस्टीरियर डिसलोकेशन में क्या होता है कि लोअर पार्ट ऑफ फीमर मूव्स, शाफ्ट जो है दैट मूव्स मीडियली, थोड़ी सी इंटरनल रोटेशन भी हो जाती है, और लिम्ब जो है वो फिक्स हो जाता है वहां पे, ठीक है। और शियाटिक नर्व जो है उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। एंटीरियर डिसलोकेशन कम होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एबडक्शन और लैटरल रोटेशन होती है। दीज आर द पोजिशन ऑफ द लिम्ब। जब पेशेंट आपके पास आता है तो उसकी लिम्ब की पोजीशन देख के आप कई बहुत चीजें जो है वो डायग्नोज कर लेते हैं। तो आप एक तो हिस्ट्री लेते हैं और उसके बाद लिम्ब की पोजीशन देखते हैं तो आपको पता चल जाता है। तो एबडक्शन, लैटरल रोटेशन एंड शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब आल्सो टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर, ठीक है ना। तो आपने ये चीजें 2-3, फिर जाहिर आप एक्सरे तो कराते हैं, और उसमें आपको बहुत सारी चीजें, सारी वो बोन सारी नजर आ जाती हैं, यू कैन सी। लेकिन पोस्टीरियर डिसलोकेशन में जो पोजीशन है फीमर की, अपर पार्ट ऑफ फीमर, जो लिम्ब की पोजीशन है वो एबडक्टेड, लैटरली रोटेटेड थोड़ी सी होगी, ठीक है। लिम्ब की शॉर्टनिंग भी हो सकती है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन में भी लिम्ब की शॉर्टनिंग होगी, बट द लिम्ब विल बी internally rotated and the lower part of femur will be towards the medial side। adduction होगी जो फीमर की है। ओके, और इसके अलावा क्या रह गया जो आपको, डायग्राम्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो प्लीज डायग्राम्स जो है वो मुझे संडे को और सारी रात संडे अर्ली मॉर्निंग मंडे को ना भेजें। और एक किसी बच्चे ने तो सबस्टेज के बाद भेजी मुझे, माशाल्लाह। तो आप कोशिश करें कि आज ही बना के भेज दें, काम खत्म करें और फिर पढ़ाई करें अपनी। और कॉपी पेस्ट अभी भी चल रहा है, तो कॉपी पेस्ट तो इट इज नॉट गुड, कोई फायदा नहीं है। आपकी अगर आ ही गई है, आई डोंट नो इफ इट्स जनरल, जो आपकी डेट आई है तो आनी तो है, तो उसके बाद खुल भी जाने आपके, तो ये नहीं है कि हम फिर आपको बार 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 वही कुछ रिपीट कराते रहेंगे। आपके टेस्ट होने हैं रिपीटेड, तो अभी से आप कोर्स अपना याद कर लें तो आपको बहुत सारा टाइम जो है वो बाद में बच जाता है। यू ओनली हैव टू रिवाइज। ये सब स्टेजेस का मकसद ही ये होता है कि आपकी साथ साथ पढ़ाई होती जाती है, आपका टॉपिक तैयार होता चला जाता है, ठीक है ना। तो ये सेकंड सब स्टेज करें। और दूसरी बात ये कि आपके कोर्स में पोप्लीटल फॉसा इस सब स्टेज में नहीं है। पोप्लीटल फॉसा मेरे ख्याल लिखा हुआ था आपके स्केड्यूल में, पोप्लीटल फॉसा इज गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट सब स्टेज। जब आप नी पढ़ेंगे, लेग का पोर्शन पढ़ेंगे, तो उसमें पोप्लीटल फॉसा पढ़ लेंगे, बिकॉज वो मसल्स आपने अभी पढ़े नहीं है। तो पोप्लीटल फॉसा जो है वो हम नेक्स्ट में करेंगे, इसमें नहीं है। एक और चीज के क्रूशिएट और ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस जो है वो आपको अभी भी आना चाहिए, बिकॉज ये लाइन ऑफ, जो चेन ऑफ एनास्टोमोसिस जा रही है फ्रॉम हेड ऑफ द फीमर गोइंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द नी, ये आपको पूरी आनी चाहिए। तो ट्रोकेंटेरिक एनास्टोमोसिस सबसे ऊपर, उसके बाद क्रूशिएट एनास्टोमोसिस, एंड देन एनास्टोमोसिस बिटवीन द परफोरेटिंग आर्टरीज ऑफ द प्रोफंडा फेमरस आर्टरी। तो ये सारे एनास्टोमोसिस आपको आने चाहिए, ठीक है। जिसका 8.5 to 9 मार्क्स है एसईक्यू, दे आर वेल एंड इनफ के 10 भी आ सकते हैं। बात ये है कि जिसके 9 और 8.5 आए हैं अभी तक तो आ गए हैं, कुछ बच्चों के तो जेन्युइन आए हैं, कुछ बच्चों के ऐसे हैं जिन्होंने कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है, लेकिन मिल तो गए हैं 9 लेकिन अभी भी कॉपी पेस्ट हुए हैं। सो कोशिश करें कि नहीं, लेकिन 10 भी आ सकते हैं ऑब्वियसली। अगर आपने सही लिखा हुआ है तो आपके 10 भी आ सकते हैं। जी, ईमानदारी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो 10 भी आ सकते हैं, 10 कोई ऐसी चीज नहीं है कि नहीं आ सकते। मैं आपको डायग्राम्स अभी दिखा रही हूँ जो आपको डायग्राम्स बनानी है। एक तो ये डायग्राम बनाना है, उसके बाद ये वाला बनाना है, ये है थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये डायग्राम्स आपको बनाने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विंडो स्क्रीन शेयरिंग में दोबारा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही शायद। तो ये डायग्राम ये वाला है, देख लिया आपने डायग्राम, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये वाले सारे डायग्राम्स हैं, ठीक है। तो ये आप डायग्राम्स देख लें जो आपको बनाने हैं। और कोई चीज जो रह गई है? ठीक है, फिगर्स फिर आप खुद ही देख लें कौन सी आपकी बुक में कौन से फिगर्स हैं। ओके, इट्स टाइम नाउ। खुदा हाफिज।